नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे बजट 2026-27 में ऊर्जा क्षेत्र के लिए बजट प्रावधानों की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि देश में स्वच्छ ऊर्जा और सस्ती बिजली को बढ़ावा देने के लिए बजट 2026-27 में कई प्रावधान किए गए हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कुल बजट का 80% से अधिक हिस्सा अब सीधे तौर पर आम घरों और किसानों की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने वाली दो प्रमुख योजनाओं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पीएम कुसुम पर खर्च किया जाएगा। सरकार का ये कदम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों के लिए बिजली के खर्च को कम करने और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 के प्रावधानों से सौर ऊर्जा क्षेत्र को नई गति मिल रही है और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को 32,911 करोड़ रुपए का आवंटन मिला है। जाहिर है बजट में सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र को प्राथमिकता में रखा है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात बजट में ऊर्जा क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों की करेंगे। तीन खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। सचिन चुग जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हाइड्रोजन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर आपका। साथ ही हम बात करेंगे सुब्रमण्यम पुलिपका जी से, जो सीईओ हैं नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया के। सुब्रमण्यम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं आईपीई ग्लोबल में जलवायु परिवर्तन और स्थिरता के ग्लोबल सेक्टर हेड अविनाश मोहंती जी। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर आपका। और अविनाश जी, शुरुआत मैं आप ही से करूंगा क्योंकि सरकार ने बजट में ऊर्जा को प्राथमिकता में रखा है। बात चाहे मैं हाइड्रोजन एनर्जी की करूं या परमाणु ऊर्जा की जाए या सौर ऊर्जा की, सरकार का लक्ष्य जो है कि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत कैसे आत्मनिर्भर बने। इस बजट को आप कैसे देखते हैं? गुड इवनिंग मनोज जी एंड मेरे फेलो पैनलिस्ट। ये बजट एक एनर्जी बजट हम कह सकते हैं टू अ लार्जर एक्सटेंट, क्योंकि ये जो बजट है पूरा डेवलपमेंटल एजेंडा और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर जो हमारी अग्रसरता है उसको देखते हुए ये बजट बनाया गया है। आप एआई या फिर मशीन लर्निंग की जो इनोवेशन की बात हो रही है या फिर जो डेवलपमेंटल सेक्टर है, हर चीज जो है इज इंट्रिंसिक टू एनर्जी, वो काफी हद तक एक डिस्टेंट अफेयर होगा। एंड उसी को देखते हुए इस बजट में एनर्जी सेक्टर के लिए काफी ज्यादा जो एलोकेशन है वो बढ़ाया गया है, बिकॉज ये डायरेक्टली लिंक्ड है हमारी जो नेट जीरो टारगेट्स हैं। इंडिया को नेट जीरो अगर 2070 तक बनना है तो रिन्यूएबल एनर्जी की अडॉप्शन, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी हैज टू बी काइंड ऑफ फर्स्ट ट्रैक। तो इसीलिए ये बजट में जो एलोकेशन बढ़ाया गया है दैट्स अ वेरी वेल नोटेड मूव। इसके साथ जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात की गई है, स्पेसिफिक एलोकेशन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए है, इससे क्या होगा ना, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो है वो काफी प्रमोट होंगे, स्पेशली सम ऑफ द प्राइमरी सेक्टर्स, एग्रीकल्चर हो गया या फिर सस्टेनेबल टूरिज्म, ऑल ऑफ दोज डिपेंडेंट सेक्टर्स आर काइंड ऑफ गोइंग टू बी लुक्ड फॉरवर्ड। एंड उसके साथ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की जो एलोकेशन बढ़ा हुआ है, एंड सचिन जी आई एम श्योर इज गोइंग टू पुट मोर लाइट ऑन दैट। बट ओवरऑल इसको एक एनर्जी बजट कह सकते हैं। क्लाइमेट मिटिगेशन को, क्लाइमेट चेंज को अगर मिटिगेट करना है तो उस एंगल से बजट बहुत सही है। एक चीज जो इस बजट में मिस हो रही है वो है, डायरेक्टली मिस हो रही है, वो है क्लाइमेट अडेप्टेशन के ऊपर फोकस। तभी जाके हम जो क्लाइमेट हब बनने की बात कर रहे हैं ग्लोबली, इंडिया एटलीस्ट साउथ एशियन रीजन में जो ग्लोबल हब की बात चल रही है, उस चीज को अगर हमें फर्स्ट ट्रैक करना है तो वो इस बजट में मिसिंग थी। बट ओवरऑल दिस इज अ एनर्जी ड्रिवन डेवलपमेंटल बजट, दैट्स व्हाट आई विल से। जी, जाहिर तौर पे बजट 2026 और 27 की अगर हम बात करते हैं तो सौर ऊर्जा, भंडारण और परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा दिया गया है इस बजट के जरिए। इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, सचिन जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, ग्रीन हाइड्रोजन की बात कही गई है इस बजट में, काफ़ी फोकस किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन के बढ़ावे को, प्रावधानों को आप कैसे देखते हैं बजट के संदर्भ में?
नमस्कार मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको पैनल जी। पे बुलाने के लिए। अ, इससे पहले कि मैं हाइड्रोजन की बात करूं, अगर हम केंद्रीय बजट 2026 को देखते हैं, ये बजट एक ऐसे समय पे आया है जब ऊर्जा अब एक केवल सेक्टर स्पेसिफिक नहीं रही है, बल्कि ऊर्जा को आज की डेट में देश की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरण तीनों की रीढ़ की हड्डी की फॉर्म में देखा जा रहा है। और दुनिया में अनिश्चितता बढ़ रही है, ये हम सब जानते हैं। इस तरह का माहौल है। हम देख रहे हैं कि एनर्जी एक्सेस करने के लिए किस तरह से नीतियां बन रही हैं और ऊर्जा व्यवस्था तेजी से बदल रही है। ऐसे में ये बजट 2026 ये बताता है कि अब सिर्फ लक्ष्य बताने का नहीं, बल्कि उनको जमीन पर लागू करने का समय है। यानी बड़ी बात में हम बोल रहे हैं, उसको कैसे हम व्यवहारिक काम की ओर लेके जा रहे हैं, ये बजट उस दिशा में एक सिग्नल पेश करता है। सरकार ने ये साफ कर दिया कि ऊर्जा परिवर्तन को केवल वह पर्यावरण की जिम्मेदारी से नहीं, बल्कि देश के भविष्य में निवेश की फॉर्म में देख रही है। और इन्हीं चीजों को लेकर जो बजट में प्रावधान दिए गए हैं, अगर वो ग्राउंड पे हम इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करते हैं, तो हम हाइड्रोजन हो या न्यूक्लियर एनर्जी हो या कार्बन कैप्चर हो, इन सबको एक जुट होते देखेंगे। और ये एकजुटता जो है वो एनर्जी सिक्योरिटी, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अच्छा सिग्नल और ट्रांजिशन की फॉर्म में काम करने वाली है। अगर हम इस बजट के एस्पेक्ट्स को देखें, तो जहां पे रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर सेक्टर को काफी बूस्ट मिला है, जी। वहीं देखने की चीज ये है कि एनर्जी स्टोरेज, जो कि आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हम सोलर एनर्जी को ऐड करते रहें, विंड एनर्जी को ऐड करते रहें, लेकिन जो उनकी इंटरमिटेंसीज हैं, जो जिस जिस समय पे उनको हमें चाहिए, उस डिमांड को मीट करने के लिए जो बैटरी और ग्रिड स्टोरेज की तरफ हमने ध्यान दिया है, वो एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होने होने के काम दिशा में निर्देश किया गया है। क्रिटिकल मिनरल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आज की डेट में अगर देखा जाए, तो चाइना जो है वो 85 से 90% रेयर अर्थ मेटल्स को कंट्रोल करता है, और 90% परमानेंट मैग्नेट, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में को बनाने में काम आता है, उस तरह के 90% उस चीज को कंट्रोल करता है। उस दिशा में भारत सरकार का ये कदम अग्रणीय है। लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो है वो हम देखने को मिलेंगे इस सेक्टर में। उसके अलावा आपने हाइड्रोजन की बात की। जी। हाइड्रोजन के साथ साथ ये बायोगैस के क्षेत्र में जो काम सरकार जो नीतियां बना रही है, जो एंटायर वैल्यू चेन जो है वो बायोगैस की, जिसपे एक्साइज ड्यूटी को कम करने का काम सरकार ने इस बजट में किया है। आई थिंक जितना भी 5,000 कंप्रेस्ड बायोगैस के प्लांट्स जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लगा रही हैं, उनको बहुत ही सहायता इस बजट से मिलेंगी। जहां पे आप ओवरऑल प्लांट की वायबिलिटी की बात करें, फाइनेंशियल प्रूडेंस की बात करें, तो सीबीजी के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ज्यादा इफेक्टिव फाइनेंशियली हमें दिखेंगे। सीजीडी की तरफ एक ऑफटेक के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो जी। सीबीजी और सीएनजी दोनों को हम मिला के आगे आगे बढ़ेंगे। तो जी। ये सारी चीजें जो है एकजुट अगर हम करके देखते हैं, तो ये बजट जो है बहुत ही सराहनीय बजट है, और आगे चल के इसके बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। जी, जाहिर सी बात है, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी सरकार का लक्ष्य है। पर्यावरण से संतुलित एक ऐसा एनर्जी सेक्टर की स्थापना करना या उसका निर्माण करना जो वैश्विक परिस्थितियों की चुनौतियों का मुकाबला करते हुए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सके। और उस लिहाज से इस बजट में पर्यावरण की दृष्टि से और आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से एक संतुलन रखा गया है। सुब्रमण्यम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सोलर एनर्जी के बारे में, क्योंकि इस बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है सोलर एनर्जी के लिए। सोलर एनर्जी को लेकर वैश्विक स्तर पर भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और अगर मैं जो सरकार की योजना है, चाहे वो बात की जाए पीएम सूर्य योजना की बात की जाए या दूसरी योजनाएं जो सोलर से जुड़ी हुई हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? धन्यवाद मनोज जी। अगर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का जितने भी प्रोग्रेस का अगर हम एक बार समराइज करेंगे, तो पूरा विश्व में भारत तीसरी बड़ी देश है सोलर इंस्टॉलेशंस में। और हम
2014 में जब हमने काम शुरू किया था, उस टाइम पे कुल मिला के पूरा इंस्टॉल कैपेसिटी 2000 मेगावाट तकरीबन इंस्टॉल कैपेसिटी था। आज के दिन में सोलर का कुल मिला के टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 140 गीगावाट, मतलब 1,40,000 मेगावाट का इंस्टॉल कैपेसिटी सोलर में है। ये 10 साल में 70 टाइम्स 70 गुना ज्यादा इंस्टॉलेशन कैपेसिटी आया है। ये दो ही चीजों की वजह से हुआ है। पहले तो जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, उनका विजन है, और दूसरा जो है हमारा देश का जो पॉलिसी कंसिस्टेंसी जो है, वो प्राइवेट सेक्टर को ऐसे मैसेज कन्वे करता है कि हमारा देश सोलर एनर्जी को बहुत ही सीरियसली कमिटमेंट के साथ एज ए सेक्टर उनको ट्रीट करता है। अभी आपने बताया इस साल में बजट में 32,000 करोड़ का अलॉटमेंट हुआ हमारे मंत्रालय को, और सबसे ज्यादा अलॉटमेंट हुआ था दो स्कीम्स को, जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम स्कीम। पीएम सूर्य घर का जो भी हमारा टारगेट है, 1 करोड़ घरों पे सोलर रूफटॉप लगना है 2027 तक। इस टारगेट को हम 3 साल का लक्ष्य लेके चले थे, 2024 से शुरू करते हुए। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, लगभग 26 लाख का इंस्टॉलेशन ऑलरेडी हो चुका है, और अभी इस आने वाले साल में 20 लाख का इंस्टॉलेशन और होंगे, और हम 1 करोड़ का टारगेट जरूर अचीव कर पाएंगे आने वाले 1.5 साल के अंदर। दूसरा जो है जो हर किसान हमारे देश में जो है, उनको एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा, जो भी सचिन जी बता रहे थे, उनका अन्नदाता को ऊर्जा दाता भी बनाने का जो प्रक्रिया है, ये पीएम कुसुम स्कीम से ये संभव हुआ है। और पीएम कुसुम स्कीम का पहला जो स्कीम है 4 साल 5 साल का जो समय है, वो इस बार खत्म हो चुका है। हम ये आशा करते हैं पीएम कुसुम 2.0 का भी घोषणा बहुत जल्दी होगा, और उससे और भी ज्यादा किसान हमारे देश में अन्नदाता से ऊर्जादाता बनेंगे। लगभग 12 लाख से ज्यादा जो किसान है, उनके खेतों पे सोलर पंप्स आज लग चुके हैं, और 6,000 मेगावाट से ज्यादा सोलर कैपेसिटी का उत्पादन ऑलरेडी हो रहा है फीडर सोलराइजेशन में। जी। एक चीज इस बजट का खासियत है, जो आत्मनिर्भर भारत के तरफ जो भी कदम हम उठा रहे हैं, पिछले 3 बजट में अगर हम देखेंगे तो एक साल कुछ चीजों पे ड्यूटी हटाया गया था, या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया गया था, या कुछ वायबिलिटी गैप फंडिंग दिया गया था। इस साल जो बजट है, ये बजट बहुत ही इकोसिस्टम अप्रोच बजट है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग से लेके इंस्टॉलेशन तक जितने भी एरियाज है रिन्यूएबल में, सोलर में, विंड में, ग्रीन हाइड्रोजन में, अभी कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन का भी 20,000 करोड़ का अनाउंसमेंट आ चुका है। तो इकोसिस्टम अप्रोच के साथ ये बजट दिया गया है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है, जो सिलिकॉन है, हमारा कॉपर है, सिल्वर है, ये सब सोलर पैनल में बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल्स है। इसका भी अलग से कॉरिडोर बन रहा है, अलग से सब्सिडी बन रहा है। एनर्जी स्टोरेज का जो भी मशीन हम इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर भी ड्यूटी हटाया गया है। सोलर बनाने के लिए जो ग्लास होता है, उसके ऊपर सोडियम एंटीमनी जो होता है, उसके ऊपर भी ड्यूटी हटाया गया है। तो ये मैसेज अभी माननीय वित्त मंत्री और केंद्र सरकार इंडस्ट्री को देना चाहता है कि शॉर्ट टर्म में जितना जल्दी हम हमारा डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज आत्मनिर्भर बन सकते हैं, उसके लिए जो भी जरूरत है वो अभी हम आपको देंगे। लॉन्ग टर्म के लिए भी इंडिया में बनना चाहिए, मटेरियल्स भी इंडिया से लेना चाहिए, एंड टू एंड माइन से लेके मॉड्यूल तक, माइन से लेके मॉलिक्यूल तक पूरा इकोसिस्टम इंडिया में बनना चाहिए। ये इस बजट का एक मैसेज है। इसी टेम्पलेट पे जो कैपिटल गुड्स के लिए जो अनाउंसमेंट किया गया, जो बिल्कुल इसी के लिए जी बिल्कुल सुब्रमण्यम जी, कई पहलू हैं इसके, वो मैं समझने की आपसे कोशिश करूंगा, क्योंकि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए इस बजट में 22,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव रखा गया है। पिछले साल के संशोधित अनुमानों के मुकाबले करीब 29% अधिक है। सरकार का लक्ष्य 1 करोड़ कम आय वाले परिवारों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का है। इसी प्रकार पीएम कुसुम योजना के बजट में रिकॉर्ड 92% की बढ़ोतरी की गई है।
लेकिन एक बड़ा मुद्दा अविनाश जी जो मैं आपसे समझना चाहता हूं, सोलर ऊर्जा को लेकर, सोलर एनर्जी को लेकर पिछले एक दशक में बड़ा बदलाव आया है और देश ने काफी उन्नति की है सरकार की नीतियों के चलते। हाइड्रोजन की दिशा में भी सरकार काफी काम कर रही है, लेकिन परमाणु ऊर्जा को लेकर संसद में एक महत्वपूर्ण बिल भी पारित हुआ और सरकार ने कई नीतिगत फैसले लिए हैं परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने। इसको आप कैसे देखते हैं परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में बजट को? देखिए मनोज जी, आई थिंक मेरे फेलो पैनलिस्ट बोथ सचिन जी एज वेल एज सुब्रमण्यम ने टच किया कि अपार्ट फ्रॉम सोलर बाकी ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस क्या हैं, एंड उसमें न्यूक्लियर एनर्जी इज गोइंग टू बी वेरी पिवटल। बट जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसके लिए जितनी हमें आत्मनिर्भरता विद इन इंडिया चाहिए, उसके लिए एक इकोसिस्टम पहले डेवलप करना होगा। एंड व्हाट आई कंप्लीटली अग्री कि व्हाट सुब्रमण्यम टोल्ड about creating that ecosystem. This budget is creating an ecosystem for the energy sector largely. उससे क्या फायदा होगा ना, हमारा जो मैपिंग है ऑफ एनर्जी की ऑल्टरनेटिव सोर्सेस एंड एक सेक्टर को अगर ओपन करना है आपको, उसकी जो पोटेंशियल है 100% हार्नेस करना होगा, तो उसके लिए आपको 3 तरीके की चीजें चाहिए। एक है कि सिस्टमिक रेडीनेस होनी चाहिए। सिस्टमिक रेडीनेस रेफर करती है कि किस टाइप की पॉलिसीज, एक्शन प्लान्स एंड मैंडेट्स हैं सरकारों की, सो नेशनल लेवल। एंड सेकंड है टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस, कि हमारे पास राइट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है कि नहीं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली फाइनेंशियल रेडीनेस। ये 3 रेडीनेस है। कुछ महीनों पहले आईपी ग्लोबल ने एक स्टडी रिलीज किया था जिसका नाम था मैपिंग द क्लाइमेट रेडीनेस इंडेक्स। तो इंडिया की जो टॉप 10 एमिटिंग स्टेट्स हैं, कार्बन एमिशंस में काफी हाई हैं, उन स्टेट्स की अगर सिस्टम, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल रेडीनेस को देखा जाए तो लगभग हर स्टेट में टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस एक मेजर प्रॉब्लम था। एंड दूसरी प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल एलोकेशन। जो सेंट्रल लेवल में फाइनेंसेस अवेलेबल हैं वो एनफ है क्या, क्योंकि रियल एक्शन जो है आपके स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में, विलेजेस में, गांव में ही होगी। तो उस टाइप की पेनिट्रेशन के लिए वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्केल, और वो स्केल के लिए अभी भी ये जो स्टार्ट है, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट, क्योंकि अभी भी इंडिया एज अ कंट्री हमारी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल के ऊपर है काफी, और उस फॉसिल फ्यूल की ऑल्टरनेटिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन जो चाहिए उसको अगर करना है तो सोलर की पोटेंशियल हमने काफी हद तक हार्नेस कर ली है। हाइड्रोजन इज जस्ट पिकिंग अप, अल्टरनेटिव एनर्जीज जैसे न्यूक्लियर की बात है, तो इसके लिए हमें राइट काइंड ऑफ एनेबलिंग इकोसिस्टम अभी बनानी होगी, बिकॉज उसके एनवायरमेंटल हजार्ड्स काफी हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अगर सही तरीके से नहीं हो। सेकंड है कि उसको हार्नेस करने के लिए जितना हमारे पास क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, वो क्रिटिकल मिनरल्स को हार्नेस करने के लिए हमारे पास राइट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी भी चाहिए। सो इन अ होलसम गेम दिस बजट इज जस्ट अ किक स्टार्ट, आई वुड से। अभी तो इनिंग्स बहुत लंबी है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को, बट जिस तरीके से हमारी डेवलपमेंटल एजेंडा रही है इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ट्रैकिंग, 10 साल पहले, 1 दशक पहले हम यही कॉन्वर्सेशन कर रहे थे सोलर के ऊपर। सो मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूं कि जैसे सोलर के ऊपर हमने एक डिकेड में काफी फर्स्ट ट्रैक किया, और आज एक हर घर में पीएम सूर्य घर योजना की तरफ से अंतर्भुक्त जो सोलर की अडॉप्शन हो चुकी है काफी हद तक, ये सिमिलर अडॉप्शन हमें चाहिए होगा हाइड्रोजन के लिए, सिमिलर अडॉप्शन चाहिए होगा न्यूक्लियर के लिए, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि हमें 1 दशक नहीं लगनी चाहिए इसके लिए। हालांकि एक फिजिबिलिटी स्टडी होनी चाहिए कि कितना टाइम फ्रेम लगेगा और कितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, इवन दो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। बट रियली दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो इस बजट के थ्रू हम फेस कर सकते हैं एज अ कंट्री, एंड ये हमारे एडवांटेज के लिए जा सकता है, ये है हमारी कैपेसिटी। बिकॉज हम एक यंग कंट्री है, और एक यंग कंट्री के पास स्किल्ड वर्कफोर्स होनी चाहिए। ये जो ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी सिक्योरिटी की ओर हम जा रहे हैं, उसकी वर्कफोर्स की तैयारी हमें बहुत फर्स्ट ट्रैक में करना होगा, तब जाके हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है और
ये जो कैपेसिटी गैप्स है उसको मर्ज कर पाए। जी अविनाश जी, जाहिर सी बात है, अगर पिछले एक दशक की मैं बात करूं तो चाहे बात सोलर एनर्जी की जाए या न्यूक्लियर एनर्जी की, या बात हाइड्रोजन एनर्जी की, या ऊर्जा के जो दूसरे स्रोत हैं, सरकार ने देश कैसे आत्मनिर्भर बने एनर्जी में, ऊर्जा के क्षेत्र में, इसकी दिशा में नीतिगत फैसले लिए हैं पिछले एक दशक में, और हर बार बजट में प्राथमिकता में ऊर्जा सेक्टर को रखा है, जो एनर्जी सेक्टर है उसको रखा है। सचिन जी, मेरा सवाल आपसे है, बजट में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसकी जो पीएलआई स्कीम है उसको भी मजबूत किया गया है, कस्टम ड्यूटी वगैरह पे छूट दी गई है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जो दूसरे पहलू हैं इसके ईवी सेक्टर के, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मनोज जी, जो पीएलआई स्कीम है उससे डेफिनेटली ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, लेकिन हमको उस चीज को आइसोलेशन में नहीं बल्कि एक बहुत ही इंटीग्रेटेड मैनर में देखने की जरूरत है। जैसे हम बात करें कि ऑटोमोबाइल्स में आज की डेट में हम ज्यादातर जो फ्यूल है वो हम फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं। अब उस फॉसिल फ्यूल से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम सब देख रहे हैं कि वो कितना हार्मफुल है। 1 लीटर डीजल को बर्न करने में जब वो गाड़ी में चलता है तो हमारे को लगभग 2.25 से 3 किलो कार्बन डाइऑक्साइड हम हवा में फेंकते हैं। तो इस तरह से हमको इसको हॉलिस्टिकली देखना चाहिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए जो कि ईवी के डायरेक्शन में बढ़ रहा है, जैसे कि मैंने पहले बोला कि जो एनर्जी स्टोरेज में जो इन्वेस्टमेंट करा गया है वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे बूस्ट करेगा। तो जैसे कि अदर पैनल मेंबर्स बोल रहे थे, द फोकस जो इस बार के बजट पे है दैट इज कि हम अपना इंडिजनाइजेशन, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को कैसे हम बूस्ट करें, इन्वेस्टमेंट्स को कैसे इस सेक्टर में हम लेके आए। हमको ईवी के केस में अभी बसेस जो है वो एक बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट्स की तरह आज की डेट में नजर आ रही हैं, लेकिन अगर हम उसको लार्जर सिस्टम का पार्ट बना के चलते हैं तो जैसे कि कार्बन कैप्चर के केस में जो आप प्रावधान हम देख रहे हैं, 20,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान बजट में दिया गया है, उसके मद्देनजर अगर आपको छोटा सा उदाहरण दे तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा एमिटर है, और ग्लोबल जो एमिशंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड के वो लगभग 37 गीगा टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम ग्लोबली जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन आपके दर्शकों के लिए अगर हम इसको सिंपल भाषा में बोले तो ये लगभग 8 बिलियन लोग जो हम धरती पे रह रहे हैं, एक साल में हम इतना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जितना कि ग्लोबल इंडस्ट्रियल CO2 एमिशंस हम रिलीज कर रहे हैं एक साल में। एंड दैट इज इक्वल टू 2 लाख करोड़ पूरे पेड़ अगर हम लगाएं तो उन पेड़ों की जो क्षमता होगी CO2 एब्जॉर्ब करने की, ये उतना CO2 हम निकाल रहे हैं। और इसमें अगर हम देखें तो पावर, इंडस्ट्री, स्टील और रिफाइनिंग, ये 4-5 सेक्टर्स जो बजट में रखे गए हैं, इन पे आज आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इन पे CO2 रिड्यूस करने के लिए मैंडेट्स आएंगे, और ये एक भारत के लिए बहुत ही अच्छे संकेत की बात है, स्पेशली जब हम यूरोपियन यूनियन के साथ जब हम ट्रेड डील में एंटर करे हैं तो कम लोग जानते होंगे कि उस ट्रेड डील का नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि भारत कैसे अपनी एनर्जी और ऊर्जा को डिकार्बनाइज करे, और उनके जो लगाए हुए कार्बन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है जो यहां से आप एक्सपोर्ट करेंगे चीजें यूरोप की तरफ, उनमें कार्बन के एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स को प्रमोट करने के लिए या मीट करने के लिए ये सब कदम जो हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल होंगे। एक चीज और मैं ध्यान देना चाहता हूं वो है न्यूक्लियर एनर्जी पे, और मैं हाइड्रोजन के सब्जेक्ट पे वापस आता हूं। हाइड्रोजन का सब्जेक्ट एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है जहां पे हम ये देखते हैं कि अगर सोलर में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो हाइड्रोजन को बूस्ट मिलता है। सिमिलरली अगर न्यूक्लियर एनर्जी में, जो कि हमारी एक प्राइमरी एनर्जी है, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो हाइड्रोजन के क्षेत्र में काफी हमारे को मदद देगा, बिकॉज न्यूक्लियर एनर्जी में बहुत सारा वेस्ट हीट होता है जो हाइड्रोजन बनाने के काम में आ सकता है, और इसलिए इनडायरेक्टली हाइड्रोजन के क्षेत्र को बूस्ट मिलने की जरूरत है। लेकिन
हम एज अ इंडस्ट्री हम ये वेट कर रहे थे कि जो हमने हाइड्रोजन का मिशन सरकार ने पिछले बजट में लाया था, उसमें उन्होंने प्रोडक्शन को लेके तो बहुत सारे कदम उठाए हैं, लेकिन मैंडेटेड ऑफटेक को लेके कि हम अगर प्रोड्यूस कर लेंगे तो वो जाएगा कहां, उसको लेके सरकार की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल इस बजट में हमने मिसिंग पाया है। सिमिलरली ऑन कार्बन मार्केट्स, हालांकि इंटेंट तो है, इरादे हैं, पर जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो हमें वित्तीय ढांचा चाहिए, वो अभी काम करने की उस पे इस बजट के बाद जी बहुत जरूरत पड़ेगी। जी ऐसे ही ट्रांसमिशन का जो नेटवर्क है, हम देख रहे हैं सोलर के केस में या विंड के केस में जो अभी ग्रिड के को कॉन्स्ट्रेंट्स मिल रहे हैं, ताकि हम और कैपेसिटी हम ऐड करने में हमें दुविधा होगी। ट्रांसमिशन के सेक्टर में हमें आगे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसका एक तरीका यह है कि हम कैसे सेंटर और स्टेट के रिलेशन, बिकॉज पावर जो है वो बहुत ही स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट माना जाता है, जी बिल्कुल। कैसे हम इन दोनों के कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करें। इन सब चीजों को अगर हम आगे काम करेंगे तो मेरे को लगता है कि बजट में जो डिसीजंस लिए गए हैं वो आगे चल के बहुत ही वैल्यूएबल होने वाले जी हैं और इनका बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्कुल। रिजल्ट आप देखने को मिलेगा। जी, अगर बजट, जहां तक हम बजट के प्रावधानों को देखते हैं तो उससे दो बातें साफ हैं। एक, सरकार ये चाहती है कि देश जो है वो ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, जो विदेशी निर्भरता है वो कम हो। दूसरी जो है कि देश के विकास में आम आदमी को सस्ती बिजली मिले और विकास में जो परमाणु ऊर्जा है या ऊर्जा के दूसरे स्रोत हैं उसका भरपूर इस्तेमाल हो सके। एक बड़ा मुद्दा जो है सुब्रमण्यम जी, अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, एनर्जी का मामला। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सोलर बाजार जो है भारत का, वो वैश्विक स्तर पर तेजी से उभरकर सामने आया है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि सोलर ऊर्जा के जरिए आत्मनिर्भर भारत का भी लक्ष्य है, साथ ही आर्थिक दृष्टि से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो इसका भी एक लक्ष्य है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, बिल्कुल सौर ऊर्जा और इंडिया का जो फाइनेंशियल ग्रोथ, और मैं एक कदम आगे चलूं तो जो भी हमारा जीडीपी है जी, इसके साथ भी हमारा सौर ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है। जो भी अभी हम अगर देखेंगे पूरा देश का जो भी प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन जो है उसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी है, इंडस्ट्री है, मोबिलिटी है, एग्रीकल्चर है। मैं इंडस्ट्री में माइनिंग भी मैं जोड़ रहा हूं। तो ये चारों सेक्टर्स जो है, ये चारों सेक्टर्स एनर्जी कंज्यूम करके अपना प्रोडक्शन करते हैं। अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल एंड गैस, ये दोनों हम अगर इन चारों सेक्टर में कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे तो जितना हमारा नेट इंपोर्ट है ऑयल का, गैस का और नॉन फॉसिल फ्यूल्स का, वो पूरा एनर्जी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट करेंगे तो जीडीपी का जो हमारा कंट्रीब्यूशन है पहला, और हमारा इंपोर्ट में जो हम खर्च करते हैं दूसरा, और तीसरा जो हमारा बिजली का जो दाम है, जो टैरिफ आप में बाकी इंडस्ट्रीज हर यूनिट पे वो पे करते हैं, इस पे बहुत ही महत्वपूर्ण डिक्रीज होगा। पहला तो अभी आज ही नीति आयोग ने एक बहुत ही बड़ी अच्छा रिपोर्ट पब्लिश किया था 7 अलग अलग सेक्टर्स के लिए। कल मेन रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, उसमें ये बता रहे थे जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो बैंड है आज के जमाने में इस 4 सेक्टर में, वो 12 से 18% के बैंड में है। अगर ये 50% अगर हम इसको खींच पाएंगे 2047 तक या 2070 तक, तो हमारा एफिशिएंसी बढ़ेगा, हमारा एनर्जी कंजम्पशन कम होगा और हमारा जीडीपी पे भी वो बहुत बड़ा असर। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक बात है जो हम सब जानते हैं, इंडिया का और भारत का जो 2047 का विकसित भारत का जो भी हमारा टारगेट है जी, उसका भी ऊर्जा से लिंक्ड है। जो डेवलप्ड नेशन जिसको हम कहते हैं, उसका डेवलप्ड नेशन बोलने का मेजर पैरामीटर यही है कि हर आदमी एक साल में कितना इलेक्ट्रिसिटी खर्च करता है। अभी हम 2000-3000 के आसपास है पर जी। साल। सुब्रमण्यम जी, मैं जानता हूं आप तीनों लोग
ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और ऊर्जा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो देश की अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा है और विकास से भी जुड़ा है। इस पे हम और भी पहलुओं पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास समय का अभाव है और इसलिए अगर मैं कहूं कि विकसित भारत का लक्ष्य है तो उसके लिए जरूरी है कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। इसी दृष्टि से बजट में, केंद्रीय बजट में आम आदमी और पर्यावरण दोनों को ध्यान में रखकर सरकार ने सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाए हैं। सचिन जी, सुब्रमण्यम जी और अविनाश जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।